Hello friends, welcome to Ideal Coaching, and this is Krishnakant Singh Bundela, and the topic Macroeconomics Theory of Rate of Interest Part 6 in Hindi is Criticism of New Classical Theory. पिछले वीडियो में हमने न्यू क्लासिकल थ्योरी क्या है ये जाना था। अब उसके अंदर जो कमियां हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे। नोट फिर से वही है कि ये एक एपिसोडिक एक्सप्लेनेशन है, इसलिए अगर आपको पूरा बेनिफिट चाहिए है तो आप फर्स्ट पार्ट से जरूर देखें ताकि आप पूरा फायदा उठा सकें। न्यू क्लासिकल थ्योरी के क्रिटिसिज्म मेनली 4 हैं। इट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी, कंसेप्ट ऑफ होर्डिंग इज ड्यूबियस, इट इज इंटरमीडिएट और कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मॉनिटरी एंड रियल फैक्टर्स ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट। चारों को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है इट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी। लोनेबल फंड्स की जो ये थ्योरी है ये टारगेट की थी कीन्स के द्वारा। लॉर्ड जेएम कीन्स ने इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था और कीन्स के फॉलोअर्स ने भी इसको क्रिटिसाइज किया था। ये पॉइंट आउट किया गया था कि लोनेबल फंड्स की जो थ्योरी है ये जस्ट एन एक्सटेंशन है किसकी, क्लासिकल थ्योरी की। यानी कि क्लासिकल थ्योरी में क्या था, हमने क्या पढ़ा था क्लासिकल में, एक तरफ हम क्लासिकल लेते हैं, एक तरफ न्यू क्लासिकल। क्लासिकल में हमने पढ़ा था कि एक फिक्स्ड लेवल ऑफ इनकम होता है जिसकी वजह से सेविंग्स होती हैं, सेविंग्स के बाद उसका इन्वेस्टमेंट होता है और इस सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को इंड्यूस करने वाला होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लासिकल की थी। लेकिन न्यू क्लासिकल ने इसमें 2 चीजें जोड़ दी थी, क्या, होल्डिंग एंड बैंक क्रेडिट। यानी जब ये दोनों प्लस हो जाते हैं तो न्यू क्लासिकल थ्योरी बनती है। इसका मतलब क्या है, उन्होंने केवल होल्डिंग और बैंक क्रेडिट सेविंग्स में जोड़ दिए। इट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ ओनली क्लासिकल थ्योरी। तो कीन्स ने सही क्रिटिसाइज किया है। यानी लोनेबल फंड्स और क्लासिकल थ्योरी में केवल डिफरेंस किस चीज का है, यहां पर जो सेविंग्स होती थी वो फिक्स्ड इनकम जो है ये थी करंट इनकम की, और यहां जो होल्डिंग होती है वो होती है प्रीवियस इनकम की। यानी लोग जो पैसा जमा करते हैं वो प्रीवियस इनकम के होते हैं, पहले के जो उन्हें कमाए हुए हैं वो जमा करके रखे हुए हैं, और करंट इनकम से अभी की सेविंग बनती है। यानी लोनेबल फंड्स की जो थ्योरी है ये सेविंग्स के साथ साथ और भी फैक्टर्स जो लेती है, मनी फैक्टर्स भी ले लेती है, रियल फैक्टर्स के साथ साथ मनी फैक्टर्स भी ले लेती है। अब देखिए इसमें गड़बड़ी कहां पर है। अगर हमने प्रीवियस इनकम से कुछ पैसा जमा करके रखा है उसको हमने होल्डिंग में ले लिया, बैंक क्रेडिट में ले लिया, और अभी की जो इनकम है उससे हमने सेविंग्स ले ली। यानी जब हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड लेंगे तो उस टाइम पीरियड में किसको रखेंगे, पहले वाले टाइम पीरियड को जिसमें हमने प्रीवियस इनकम ली है, या अभी वाले टाइम पीरियड को, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ी थी कि हम किसको लेंगे। यानी प्रैक्टिकल पर्पस में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये एक तरीके की सेविंग्स ही हुई और जिसको हम इन्वेस्टमेंट में बदलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की मदद से। मतलब जो करंट सेविंग्स थी उसको हमने नाम दे दिया लोनेबल फंड्स। तो वो भी करंट ही हुआ ना एक तरीके से। करंट क्यों हुआ, क्योंकि प्रीवियस इनकम जो हमने ली है वो तो हमने ले ली, पर जुड़ किस में रही है, करंट में, तो वो करंट कहलाएगा। और उसके बाद आगे वाले पीरियड को जब हम लेंगे तो पीछे की सारी इनकम ले लेंगे तो वो उसके करंट में जुड़ जाएगी। तो एक तरीके से तो एक्सटेंशन हो गया ना क्लासिकल का। सेकंड पॉइंट था कंसेप्ट ऑफ होल्डिंग इज ड्यूबियस। ड्यूबियस का मतलब होता है अधूरा। देखिए जब कोई होल्डिंग करता है, होल्डिंग का मतलब क्या होता है, पैसा होल्ड करना। बोल रहा है, वो डिमांड कर रहा है पैसे की, हमको पैसा दो, हम और रखना चाहते हैं और रखना चाहते हैं। यानी कि वो केवल डिमांड कर रहा है पैसे की, उसको और पैसा चाहिए। मगर ये पैसा आएगा कहां से, कोई तो होगा जो पैसा देना भी चाहता हो। यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो डिसहोल्डिंग करना चाहता हो, तभी तो आपकी होल्डिंग काम आएगी। केवल अगर आप बोलो होल्डिंग रहे, डिसहोल्डिंग ना हो, तो ये कैसे हो सकता है। ऑल ओवर होगा क्या कि होल्डिंग करने की वजह से मार्केट में पैसा कम हो जाएगा। यानी मार्केट में जो पैसा सर्कुलेट हो रहा है उसकी वेलोसिटी पे फर्क पड़ेगा और लोग बाग उतनी तेजी से डिसहोल्डिंग करेंगे भी नहीं, और कर दिया तो एक जगह पैसा जमा हो जाएगा, आइडियल मनी रह जाएगा। और जब आइडियल मनी रहेगा तो उसका सप्लाई साइड भी अफेक्ट होगा। तो इसलिए कहा गया है कि ये कंसेप्ट ऑफ होल्डिंग इज ड्यूबियस। नेक्स्ट है इट इज इनडिटरमिनेट, मतलब इसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। अधूरा है शायद इसलिए, या कोई और भी कारण है। एक प्रोफेसर एल्विन एच हसन हुए हैं, इन्होंने कहा है कि जो सेविंग्स आपकी इन्वेस्टमेंट में बदलती हैं, इसमें अगर कुछ ऐड होता है तो वो क्या कहलाता है, होल्डिंग्स या लोनेबल फंड्स। लेकिन ये जो सेविंग्स होती हैं ये भी बदलती हैं। क्यों बदलती हैं, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम चेंज होती है।
मैंने बहुत पहले भी बताया है क्लासिकल वर्सेस कीन्स थ्योरी वाले वीडियो में कि डिस्पोजेबल इनकम होती क्या है। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है आपको जो भी इनकम मिल रही है उसमें गवर्नमेंट के टैक्स वगैरह सब कट के जब कुछ बचता है वो इनकम जिसको आप यूज कर सकते हैं, दैट इज नोन एज डिस्पोजेबल इनकम। तो अलग अलग समय में अलग अलग टैक्स स्लैब्स होते हैं, महंगाई दर बढ़ जाती है, तो अलग अलग टाइम में डिस्पोजेबल इनकम हमारी अलग अलग होगी, तो हमारी सेविंग्स भी अलग अलग होगी, कंजम्पशन भी अलग अलग होगा। और जब सेविंग्स और कंजम्पशन अलग अलग होंगे तो क्या होगा, हमारे लोनेबल फंड्स भी चेंज होंगे, क्योंकि लोन कहां से मिलता है, सेविंग से और उसके कंपाउंडेड चीजों से जो कि होर्डिंग्स और बैंक क्रेडिट कहलाती हैं। मगर जब डिस्पोजेबल इनकम चेंज हो रही है तो सेविंग्स और वो सारी चीजें भी चेंज होंगी, इसलिए चेंज होगा लोनेबल फंड्स भी। मगर ये पक्ष तो न्यू क्लासिकल्स वालों ने देखा ही नहीं कि टैक्स भी कुछ होता है, गवर्नमेंट टैक्स भी लगाती है, डिस्पोजेबल इनकम भी चेंज हो सकती है, यानी कि ये तो अधूरा रह गया। इसलिए इसको कहा गया इट इज इनडिटरमिनेट। अब अगर एक पर्टिकुलर पीरियड में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, किसकी मदद से, लोनेबल फंड्स की मदद से या सेविंग्स होल्डिंग्स किसी की भी मदद से, तो हम कैसे निकालेंगे। पहली बात तो डिस्पोजेबल इनकम चेंज हो रही है, इसलिए लोनेबल फंड्स चेंज हो रहे हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, वो भी चेंज होगा। और अगर हम ये सोचें कि सेविंग्स के साथ होल्डिंग्स या बैंक क्रेडिट भी जुड़ा हुआ है, तो वो सब चीजें तो प्रीवियस इनकम से जुड़ी हुई हैं। अब उनको अगर हम करंट पीरियड में लेंगे तो करंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट लें कि प्रीवियस के रेट ऑफ इंटरेस्ट लें, बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो इट इज ए इनडिटरमिनेट थ्योरी, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, पता नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। और आखिरी वाला है कंबाइन इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी एंड रियल फैक्टर्स ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन्होंने किया क्या, न्यू क्लासिकल ने एक अनोखी कोशिश की कि रियल फैक्टर्स भी ले लिए यानी सेविंग्स, और साथ में इनने मॉनेटरी वाली भी चीज ले ली, बैंक में पैसा जमा करना या होल्डिंग करना। होल्डिंग क्या होता है, पैसे की तो होल्डिंग होती है, तो फिर सेविंग क्या होती है, नहीं सेविंग्स तो आपकी करंट इनकम की होती है, वो भी एक तरीके का मनी है पर उसे रियल फैक्टर मानते हैं क्योंकि वो करंट में है। लेकिन जब आप प्रीवियस इनकम के पैसे को जमा करते हैं तो वो आप कैश जमा कर रहे हैं एक तरीके से, तो वो मनी मॉनेटरी वैल्यू कहलाएगी। तो मॉनेटरी और रियल फैक्टर दोनों को प्लस कर दिया आपने, लेकिन इसका ओरिजिन अलग है, इसका ओरिजिन अलग है। सेविंग्स का ओरिजिन अलग होता है और मॉनेटरी वैल्यूज का ओरिजिन अलग होता है, और इनने एक साथ कर दिया है। तो एक साथ जब आप करोगे तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट की डिटर्मिनेट थ्योरी कैसे निकाल पाओगे, ये तो असंभव है। लेकिन प्रोफेसर J.R. हाइक्स ने इसको निकाला है और इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, जिसको हम ISLM कर्व कहेंगे। उन्होंने रियल फैक्टर्स को अलग रखा है, मॉनेटरी फैक्टर्स को भी अलग रखा है, और फिर दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम बनाया है, तब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन हो पाया है। लेकिन ऐसे आप दोनों को प्लस करके, दोनों को ले करके आप रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसका इंपैक्ट अलग होता है और इसका इंपैक्ट अलग होता है। देखिए रियल फैक्टर्स का क्या इंपैक्ट होता है, इससे आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं, इन्वेस्टमेंट होता है। और मॉनेटरी से क्या होता है, आपके पास कैश आता है और कैश को आप देते हैं, आप डिस होल्डिंग करते हैं या डिस सेविंग करते हैं, आप पैसा देते हैं। और यहां पर क्या होता है, आप इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन सेविंग्स वाला पैसा ही तो इन्वेस्ट होता तो है, पर इसमें हम प्रोडक्ट्स पर आधारित हैं और उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। मगर यहां पर हमारा डिमांड और सप्लाई मनी का चलता है, जो मैं पहले आपको बता चुका हूं न्यू क्लासिकल में। तो जो सप्लाई लोनेबल फंड्स के होते हैं, डिमांड, वो पैसों की डिमांड और सप्लाई होता है, इसलिए इसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट इफेक्ट पड़ता है। अब मनी का और प्रोडक्ट का ऐसा समझिए, अलग अलग असर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। इसको आप एक साथ कैसे कंबाइन करेंगे, और करेंगे अगर आप, तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल नहीं सकते। अगर निकालना है तो दोनों को अलग अलग निकाल के उनके बीच में एक सामंजस्य, या बोलते हैं जिसको इक्विलिब्रियम, पैदा करना पड़ेगा। तो वो काम किया था प्रोफेसर H.R. हाइक्स ने। थैंक यू फॉर नाउ, टू बी कंटिन्यूड इन दी नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कीन्स की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत कीजिएगा।